नमस्कार। अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप बुलंदियों को छू सकते हैं। इन्हीं पॉजिटिव शब्दों के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 6, तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप, टर्शियरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, और इसके लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फुटकर व्यापार, रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज क्या होती है और इसकी क्या लक्षण है या क्या इसकी विशेषताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बताएंगे फुटकर व्यापार, सबसे पहले इसकी आप डेफिनेशन देंगे। वह व्यापार जिसमें वस्तुएं या माल सीधे उपभोक्ता को बेची जाती है। फुटकर, फुटकर यानी टुकड़ों में। ठीक है, और फुटकर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तुओं को टुकड़ों में बेचना। और फुटकर शब्द, फुटकर, ये फ्रेंच भाषा, फ्रांस का है से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टुकड़ों में बेचना। इसमें व्यापारी क्या करते हैं? आमतौर पर व्यापारी बहुत सारी वस्तुएं एक साथ लाते हैं, लेकिन उसको वो एक साथ नहीं बेचते हैं। वो वस्तुओं के विभिन्न प्रकार अपने पास रखते हैं और उनको टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते रहते हैं। फुटकर व्यापारी वास्तव में थोक व्यापारी और उपभोक्ता के बीच में एक चेन का काम करते हैं, बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, फुटकर व्यापारी की सफलता, कि वो कितना सक्सेस होगा, वो उस दुकानदार की स्किल पर, स्किल किस बात की, कि उसने अपने माल को दुकान में कितने अच्छे ढंग से सजा कर रखा है। जितना अच्छा ढंग से वो सजा कर रखेगा, जितना माल ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को दिखाई देगा, तो वो माल उतना ही ज़्यादा बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। तो इसी शब्द से आपको भी एक मैसेज दूंगा कि जब आप अपने क्वेश्चन को लिखें ना आंसर शीट में, तो उसको थोड़ा डेकोरेट करके लिखा करो। हेडिंग अच्छे हो, डेफिनेशन सही हो, एग्जाम्पल सही हो, लिखने का तरीका अच्छा हो, राइटिंग अच्छी हो, तो आपका खुद क्वेश्चन कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इसी प्रकार व्यापार पराय, ये जो व्यापार होता है ये सीमित होता है, थोड़ा थोड़ा माल ये बेचते हैं, और इसमें उपभोक्ता के साथ जो व्यापारी है उसका सीधा संपर्क भी होता है। वो अपने उपभोक्ताओं की रुचियों को ध्यान में रखता है कि कौन से कंज्यूमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो इस बात का भी उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। फुटकर व्यापारी अधिकांश जो बिक्री है, विक्रय है, वो नगद में करते हैं, कैश में। ठीक है, कैश, इसको आजकल आप पेटीएम भी बोल सकते हैं, कि वो ऑनलाइन भी कर लेते हैं। तो ये है कैश का, यानी डायरेक्ट पैसा होता है, इसमें कोई किसी प्रकार की ये नहीं है कि उधारी होती है। तो इसमें ज़्यादातर आप ऑनलाइन माध्यम भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है साथ की साथ। तो ये आप कहिए आज की डेट में, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आज के सिनेरियो को देखते हुए आप ये बात जरूर लिखेंगे। ठीक है, आज तो हर किसी कहते थे कि इंडिया में ये संभव नहीं है, इंडिया सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री, और इसके अंदर पेटीएम या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी सुविधाएं, लेकिन ये आज हमने पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिया है। तो आज छोटे से छोटे दुकानदार के पास, रेडी वाले के पास भी पेटीएम अवेलेबल होता है, या ऑनलाइन पेमेंट या भीम ऐप। ठीक है, तो वो अवेलेबल होती है, जिसके द्वारा हम पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। और इसमें एक बात आप और भी बताएंगे कि ये जो फुटकर व्यापारी होते हैं ये नियमित होते हैं और अपने ग्राहकों से ये परिचित रहते हैं। कभी कभी उनको थोड़ा बहुत माल जो है ये उधार पर भी दे देते हैं। उधार मीन्स बाद में पैसा आ जाएगा। फुटकर व्यापारी फेरी लगाते हैं, या रेडी वाले हो सकते हैं, वैन वाले हो सकते हैं, ट्रक हो सकते हैं, होम डिलीवरी भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर इस आधार पर देखें तो होम डिलीवरी तो आपकी बड़ी बड़ी फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनियां भी कर रही हैं। तो वो भी एक प्रकार के, यदि मैं एग्जाम्पल दूं तो वो तो होलसेलर भी हो गए, वो रिटेलर भी हो गए, आपकी ऑनलाइन डिमांड के आधार पर माल आपको सप्लाई कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं।
आजकल इनमें स्वचालित मशीनें और इंटरनेट जैसी जो शॉपिंग सुविधाएं वो भी शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री वैन की सार्थकता किस बात पर डिपेंड करती है? तो आप इसमें क्वेश्चन बताएंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 आप डेफिनेशन देंगे प्री वैन की, वे सभी साधन जिनके द्वारा वस्तुओं को, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगी? प्री वैन सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज या ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके टाइप्स क्या हैं? इसके टाइप्स, प्री वैन के टाइप्स, नंबर 1 सथल प्री वैन, प्री वैन के वे साधन जो सथल का यूज करते हैं। प्री वैन के वे साधन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं और व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए सथल का प्रयोग करते हैं, लैंड का प्रयोग करते हैं, जैसे सड़क प्री वैन, जैसे रेल प्री वैन। इसी प्रकार से दूसरा है जल प्री वैन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर की सुविधा लेते हैं, जैसे आपके बोट हो गई, जैसे छोटे समुद्री जहाज जिनको स्टीमर बोलते हैं, ये हैं बड़े बड़े शिप जो हो गए कार्गो शिप। इसी प्रकार से देन है वायु परिवहन, परिवहन के वे साधन जो आसमान को यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति और वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए। इसमें आपका हेलीकॉप्टर सुविधा, एयरप्लेन्स या जेट प्लेन्स भी शामिल आप इसमें कर सकते हैं। देन है पाइपलाइन परिवहन, वे परिवहन के साधन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए जो खासकर तरल अवस्था में होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं पाइप के माध्यम से, जैसे पानी, जैसे तेल, जैसे गैस, और कभी कभी जो रॉ मटेरियल होता है उसको सलरी या गारा के रूप में बनाकर भी ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कर्नाटका के कुद्रेमुख से न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कर्नाटका की कोस्ट पर है, अरेबियन सी के कोस्ट पर, वहां तक आयरन ओर को सलरी के रूप में, गारा के रूप में पाइपलाइन से भेजा जाता है। देन रज्जू मार्ग, रज्जू मार्ग रस्सी से, लोहे की हो सकती है वो, या वैसे रस्सी हो सकती है, या केबल हो सकती है जिसको आप कहिए, तो केबल के माध्यम से या रस्सी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करना। ये आप देखेंगे पहाड़ी एरिया में, जैसे आप माता वैष्णो देवी चले जाइए तो वहां पर इस प्रकार के आप देखेंगे। इसी प्रकार से आप शिमला में जाइए, जाखू टेम्पल चले जाइए, तो वहां शिमला से जाखू टेम्पल के लिए आप ट्रैवल करेंगे जो केबल कार के माध्यम से, शीशे की उसमें ट्रॉलियां लगी रहती हैं। तो ये हैं परिवहन के प्रकार। देन आता है परिवहन को मापने के तरीके। तो परिवहन को मापने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो नंबर 1 होता है किलोमीटर दूरी, किलोमीटर। तो किलोमीटर दूरी का मतलब होता है, मान लेते हैं कि कोई एक स्थान है, मान लेते हैं कि एक ये ए प्लेस है और दूसरा है यहाँ पर बी प्लेस, तो दोनों के बीच की जो दूरी है एक्चुअल में धरातल पर जो दूरी है वो कितनी, मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर मान लो या 20 किलोमीटर मान लो, कि मान लेते हैं कि ये 20 किलोमीटर है, तो वो जो वास्तविक दूरी है, वास्तविक दूरी ये कहलाएगी किलोमीटर दूरी। देन आता है टाइम डिस्टेंस, टाइम, कि वहां पर टाइम कितना लगेगा। अब मान लेते हैं कि इस स्थान से इस स्थान पर जाने में नॉर्मली 30 मिनट लगते हैं, तो ये टाइम डिस्टेंस हो गई, ठीक है। देन आता है कि लागत दूरी, लागत, इस पे कॉस्ट कितनी आएगी, खर्चा कितना आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पर आप पब्लिक व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करते हैं और रुपीज आपके 20 लग रहे हैं, तो ये आपकी लागत दूरी हो गई। यात्रा करने का खर्च कितना है, तो ये आपका इस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? किसी भी स्थान पर परिवहन को इफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा कारक है जनसंख्या। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के साधन ज्यादा होंगे। आप दुनिया में देख लीजिए, उन्हीं स्थानों पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है जो एरिया प्लेन है और ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। देन आता है नगर, गांव, उद्योग, कच्चे माल आदि की स्थिति। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर कितना ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता। देन है बस्तियों के बीच के व्यापार का प्रारूप, कि दो बस्तियों के बीच में, गांव से शहर या शहर से शहर या उद्योग से कच्चे माल बाजार तक या कच्चे माल के सोर्स से बाजार तक किस प्रकार का आवागमन वहां पर है, प्रारूप कैसा है, पैटर्न कैसा है। देन आता लैंडस्केप, भूदृश्य कैसा है। अब भूदृश्य पर्वत हो सकते हैं,
या आपका टेबल लैंड यानी पठार हो सकता है, और आपके प्लेन एरिया हो सकते हैं। अब लैंडस्केप के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्लेन एरिया, वहाँ पर परिवहन के साधन बनाना, सड़कें रेल मार्ग बनाना आसान होता है, वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर उद्योग भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा होता है, और वहाँ पर जो इनका बनाने का निर्माण खर्च है या मेंटेनेंस का खर्च है वो भी कम आता है। पहाड़ी एरिया में ये इसका अपोजिट होगा। देन अक्षेत्र की जलवायु, अब वहाँ की जलवायु कैसी है? सफिशिएंट जलवायु होगी तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा कामयाब रहेंगे। हार्ड जलवायु, बहुत शुष्क जलवायु होगी तो जनसंख्या कम होगी, फसलें कम होंगी, अर्बनाइजेशन कम होगा। बहुत ही ठंडी जलवायु होगी, पहाड़ी एरिया हैं, बर्फीले एरिया हैं, या आर्कटिक के क्षेत्र हैं, या फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या या एग्रीकल्चर या अर्बनाइजेशन वो कम होगा, तो ये भी इफेक्ट करेगा। देन मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ, अब कठिनाइयाँ क्या होंगी? क्लाइमेट की हो सकती हैं, वहाँ की लैंडस्केप की हो सकती हैं, वहाँ पर जो वैसी नेचुरल जो डिस्टरबेंस हैं वे हो सकती हैं। तो अनेक कठिनाइयाँ रास्ते में आ सकती हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ हो सकती हैं, फॉरेस्ट कवर हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है बीच में, तो वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा या नहीं होगा। देन परिवहन की लागत, परिवहन की खर्चा कितना होगा, ठीक है। अब छोटी दूरी के लिए हमेशा सड़क अच्छी रहती है, लंबी दूरी के लिए रेल मार्ग अच्छा रहता है, अंतरराष्ट्रीय दूरी को तय करने के लिए एरोप्लेन्स अच्छे रहते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, शिपिंग के लिए उसमें जो है बहुत सारा माल भेजना होता है जो महीने डेढ़ महीने में आसानी से पहुंच जाता है, तो उसके लिए शिपिंग अच्छे रहते हैं, कार्गो शिप, ठीक। देन आता है समय और दूरी। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा परिवहन का साधन चाहिए, वो आपके पास कितना समय है। आपने क्विकली जाना है, दो बड़े, मान लो दिल्ली से आपने मुंबई जाना है और आज ही जाना है, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एरोप्लेन से जाइए। आपने 2-3 दिन में आसानी से आप पहुंच जाओ तो आप ट्रेन से जाइए। आपने एक सप्ताह में 10 दिन में आराम से जाना है, तो एज ए टूरिस्ट जाना, बीच बीच के डेस्टिनेशन देखते हुए जाना, तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट है, और उसी आधार पर फिर खर्च आएगा। आजकल हालांकि मुंबई इसका उदाहरण मैंने आपको दिया, तो एक बात मेरे को और ध्यान आ गई कि अभी एक नया हाईवे बनाया गया है दिल्ली से मुंबई के बीच, जिसमें पहले की तुलना में बहुत ही कम समय लगने वाला है। 10 से 12 घंटे में हम अपने व्हीकल से उस पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आजकल जो हाईवे बन रहे हैं उस पर NHAI की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो कार की ड्राइविंग की जो स्पीड लिमिट है वो भी जो नॉर्मल हाईवे पे 90 किलोमीटर पर आवर होती है वो 120 की दी गई है। यानी वर्ल्ड क्लास या वर्ल्ड क्वालिटी के अभी हमारे देश में हाईवेज बनाए जा रहे हैं। जो अभी नया हाईवे बनाया गया है ये दिल्ली से कोटा होते हुए और सीधा इसमें मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से और यहाँ गुजरात से होता हुआ तब महाराष्ट्र पहुँचेगा। देन है संचार या दूरसंचार सेवाएं, तो इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नंबर 1 आप बताओगे वे सभी साधन जिनके द्वारा हम अपने संदेश दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं संचार कहलाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कहलाते हैं, दूर संचार कहलाते हैं। इसमें पत्र हो सकते हैं, पत्रिकाएं यानी मैगजीन हो सकती हैं, समाचार पत्र न्यूज़पेपर हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सैटेलाइट, ये सब शामिल है। अब बात आती है कि जो ट्रांसपोर्ट इसके कम्युनिकेशन के साधन हैं इनको हम किन आधारों पर बांट सकते हैं। पहली बात तो ये है कि उसके आधार क्या। नंबर 1 हो सकता है ओनरशिप, और दूसरा होता है मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, प्रेषण का माध्यम। अब स्वामित्व के आधार पर जो संचार के साधन है वो व्यक्तिगत या निजी हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है जन संचार जिसको मास मीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप बताएंगे। व्यक्तिगत में क्या है, वे सभी साधन जो व्यक्ति विशेष से जुड़े होते हैं, जैसे आपकी मर्जी, आपने पत्र लिखना है, आपने फोन करना है, मोबाइल आप यूज करते हैं, इंटरनेट आप ऑन करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, ईमेल है, ये सब आपके व्यक्तिगत हैं। इसी प्रकार से संचार के वे साधन जो सबके लिए होते हैं, जैसे अखबार है। मान लो आज का अखबार आपने नहीं पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि अखबार नहीं छपेगा, वो छपता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रेस, प्रेस मीन्स यही प्रिंटिंग प्रेस जिसमें अखबार पत्रिकाएं वगैरह छपती हैं। रेडियो, टेलीविजन, टीवी जिसको हम बोलते हैं सिनेमा,
ठीक है, आजकल सिनेमा के स्थान पर पीवीआर आप बोल सकते हैं, इस प्रकार के सिनेमा मल्टीप्लेक्स बोल सकते हैं, तो वो आ गए हैं। सैटेलाइट्स, तो ये मास मीडिया में कहलाते हैं जो सबके लिए लगभग रहते हैं। ठीक है, देन आता है प्रेषण माध्यम के आधार पर कि जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो क्या है। इलेक्ट्रिक, इसमें आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वे माध्यम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का यूज किया जाता है, जैसे रेडियो है, जैसे टेलीविजन है, जैसे सिनेमा है, जैसे इंटरनेट है, जैसे सैटेलाइट है, जैसे अगर मैं आज के एग्जांपल में दूं तो यूट्यूब है। ठीक है, तो इसमें भी संदेश पहुंच जाते हैं। आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, तो ये भी आज की डेट के आप दूसरे तरीके आप कह सकते हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके अलावा ट्विटर है, इसके साथ साथ आपका लिंक्डइन है, इसके साथ साथ आपका और भी कई सारे जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम हो गए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेषण माध्यम है। देन आता है मुद्रित। मुद्रित मीन्स प्रिंटेड। प्रिंटेड माध्यम वे सभी माध्यम जो छपे हुए होते हैं, छपी हुई सामग्री, जिसमें पत्र पत्रिकाएं, इसको आप दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रण सामग्री। मुद्रण, मुद्रण संस्कृति का आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो पत्रिकाएं, समाचार पत्र, अखबार, किताबें, ये सब इसमें शामिल हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पर्यटन क्या है। पर्यटन, पर्यटन एक ऐसी यात्रा होती है, पर्यटन एक ऐसी यात्रा होती है, ट्रैवल होता है जो मनोरंजन के लिए रिक्रिएशनल होती है, जो फुर्सत के लम्हों में, फुर्सत के जो पल हमारे पास होते हैं उनका आनंद उठाने के लिए ये यात्रा की जाती है। WTO, यहाँ पर WTO का मतलब है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली आप पढ़ते हैं WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आप बताएंगे विश्व पर्यटन संगठन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वह व्यक्ति पर्यटक है, कौन है? टूरिस्ट, जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर वाले स्थानों पर चला जाता है। जैसे आप हरियाणा से शिमला चले गए, मंसूरी चले गए, पहाड़ी एरिया में चले गए हिमालयन बेल्ट में, या आप भाई डेजर्ट की तरफ चले गए, या आप कोस्टल एरिया में चले गए, तो आप अपने जो सिनेरियो है, आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उससे किसी दूसरे इन्वायरमेंट की कंडीशंस में आप चले जाएं, तो उस व्यक्ति को WTO टूरिस्ट कहता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा भी गया है क्वेश्चन में कि पर्यटन के उद्देश्य क्या हैं और विदेशी पर्यटक भारत किन उद्देश्यों से आते हैं। तो अभी हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो मनोरंजन हो सकता है, व्यापार भी हो सकता है, और किसी खास क्रिया के लिए भी हम कभी कभी टूर करते हैं, जैसे मेडिकल टूरिज्म, कि इलाज भी कराना और घूम कर भी आना। तो खैर आगे अभी अलग से हम इसका उद्देश्य भी पढ़ लेते हैं कि पर्यटन के उद्देश्य क्या क्या रहते हैं। तो पर्यटन के उद्देश्यों में नंबर 1 होता है कि बड़ी बड़ी इमारतों को देखना। जैसे दुनिया भर से लोग भारत में आते हैं। गुजरात में केवड़िया है, नर्मदा नदी के तट पर, जहाँ पर सरदार सरोवर डैम है, वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, उसको देखने के लिए आते हैं। अभी मुंबई महाराष्ट्र में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बनाई जा रही है। इसी प्रकार से हमारी इमारतें हैं, जैसे अपना लाल किला है, कुतुब मीनार है, आगरा फोर्ट है, आगरा में ताजमहल है, इसके अलावा हैदराबाद में चार मीनार है, कोलकाता के अंदर भी इसी प्रकार की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल को आप देखने चले जाते हैं, तो वो धार्मिक यात्रा हो सकती है। ठीक है, कलाकृतियों को देखने के लिए जाना दूर दूर के क्षेत्रों में, नई नई भाषाएं सीखने के लिए जाना। ठीक है, संस्कृतियों का अनुभव करना, जैसे हरियाणवी कल्चर में लोग आते हैं, पंजाब में जाते हैं, सब हमारे एरिया के, जैसे पंजाब के लोगों का डांस अलग है, महिलाएं गिद्धा करती हैं, पुरुष वहाँ के भंगड़ा करते हैं, हरियाणा में सांग होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग हमारी कल्चर संस्कृति है, अलग अलग व्यंजनों के स्वाद लेने के लिए भी लोग दूर दूर तक यात्राएं करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब हिमालय की जो बर्फीली चोटियां हैं, डेजर्ट के जो सैंड ड्यून्स हैं,
इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो फॉरेस्ट हैं, टी गार्डन हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? तो वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे हम उसको कुछ कैटेगरी में बांट लेते हैं, जैसे विरासत पर्यटन, विरासत हेरिटेज, जैसे पुरानी इमारतों को देखना, ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है, इस प्रकार का जो हिस्टोरिकल टूरिज्म है। देन पारी पर्यटन, कभी कभी आपसे अलग से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पारी पर्यटन क्या होता है। इको टूरिज्म, जैसे जो हमारे नेशनल पार्क है उनमें यात्रा करना, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, मानस ये भी आसाम में है, सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल ओडिशा में है, इसके अलावा दाची गांव ये कश्मीर में है, रणथंबोर, ठीक है, और कैवला देव तो ये सरिस्का ये राजस्थान में है। तो इस प्रकार बहुत सारे नेशनल पार्क हैं इंडिया में, उनको इको टूरिज्म के अंतर्गत लिया जाता है। रोमांचकारी पर्यटन, जैसे हिमालय की पर्वतों के स्थल पर जाना, ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग करना, तो इस प्रकार से ये रोमांचकारी पर्यटन कहलाते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक पर्यटन, जैसे राजस्थानी संस्कृति को जानना, उत्तर पूर्वी भारत की कल्चर को जानना, तो कल्चरल टूरिज्म ये हो जाएगा। देन चिकित्सा पर्यटन, जिसको मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, इलाज कराने के साथ साथ किसी स्थान पर टूर करके आना। और कभी कभी व्यापारिक पर्यटन भी कहते हैं कि साथ के साथ वहाँ से कुछ माल खरीद के लाना है और वहाँ पर टूर भी कर लेना है, तो इस प्रकार को व्यापारिक पर्यटन कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो व्यापार है, पर्यटन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में। तो नंबर 1 आप बताएंगे, प्रेजेंट टाइम में पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है, सबसे बड़ा। 25 करोड़ से ज्यादा लोग इस उद्योग में पंजीकृत हैं, इसको एक उद्योग की संज्ञा दी जाती है टूरिज्म को, ठीक है। और जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 40% पर्यटन से मिलता है। पर्यटन उद्योग से होटल व्यवसाय, अब जहां पर लोग टूरिस्ट जाएंगे तो खाना ही है, तो वहां पर उद्योग ये भी चलता है। भोजन व्यवसाय, इसमें यानी भोजन करेंगे होटल के रूप में या होटल में ठहरेंगे, ठीक है। ट्रैवल एजेंसीज का भी बहुत सारा काम चलता है। फोटोग्राफी, पालकी वाले, जैसे आप माता वैष्णो देवी चले जाएंगे तो पालकी वाले मिलेंगे, केदारनाथ की यात्रा पे जाइए वहां पर भी पालकी वाले आपको मिलेंगे, खच्चर वाले, घोड़े वाले, तो उनकी सवारी कराने वाले, उन सबको भी डायरेक्ट रूप से सीधा सीधा लाभ मिलता है टूरिस्ट से। भारत में हर साल लगभग 26 लाख या उससे भी ज्यादा पर्यटक भारत में आते हैं। पर्यटन उद्योग से राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। भाई आप ऑल ओवर इंडिया में जाएंगे तो हमारी एक दूसरे से कल्चर जो है वो एक्सचेंज होगी, हम नई नई भाषाएं सीखेंगे, कुछ वहाँ से भोजन सामग्री भी लाएंगे, ड्रेसिंग सेंस सीखेंगे, तो इस प्रकार से हमारी जो यूनिटी है वो बढ़ती है। पर्यटन से हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है, कलाकृतियों को, संस्कृतियों को, स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलता है। लोकल फॉर वोकल, ये भी एक आजकल देश में ये अभियान चलाया गया है कि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए प्रयास करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होते हैं और इससे जुड़ी हुई जो नूतन सेवाएं वो क्या हैं। ये आर्थिक क्रियाओं का अति विशिष्ट वर्ग होता है जिसमें उच्च बौद्धिक व्यवसाय शामिल, जैसे इसमें चिंतन है, शोध है, कोई विकास के कार्य हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में उच्च स्तर के कार्य हैं, ये सब चतुर्थक क्रियाकलाप, क्वार्टनरी एक्टिविटीज कहलाएंगी। विश्व के अति विकसित देशों में, अधिक समृद्ध रिच देशों में आधे से ज्यादा कर्मचारी इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। इस सेक्टर को ज्ञानोमुखी सेक्टर भी कहा जाता है। ज्ञानोमुखी यानी ये नॉलेज बेस्ड कार्य होते हैं। इसमें वेतन बहुत अधिक होता है, हाई स्किल्ड वर्कर इसमें काम करते हैं जिनको बुद्धि का काम ज्यादा होता है, तो इनमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है और इसमें कंपनियां जल्दी जल्दी पदोन्नति करती हैं, जल्दी जल्दी उनको प्रमोशन मिलता रहता है और लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी जल्दी से चले जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास से इस सेक्टर में क्रांतिकारी चेंजेस आए हैं
और इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसमें होते रहते हैं। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्यूचुअल फंड के प्रबंधक, मैनेजर, परामर्शदाता, एडवाइजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये इसमें शामिल होते हैं। ये क्रियाकलाप किसी भी प्रकार के संसाधनों पर, पर्यावरण पर, भौगोलिक दशाओं पर और बाजारों पर निर्भर नहीं करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर जो उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, बाकी के जो फैक्टर्स हैं, वो सीधे सीधे इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, इनमें, इन क्रियाकलापों में जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है आउटसोर्सिंग, बाह्य स्रोतन, डाटा मैनेजमेंट, इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म, ये सब इसमें शामिल है। ये चतुर्थक एक्टिविटीज के अंतर्गत ही आती हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि जब जरूरत हो तो ये कंपनियां लोगों को हायर करती हैं, स्किल्ड वर्कर को हायर करती हैं, बाहर देशों से भी मंगाती हैं, बुलाती हैं। डाटा मैनेजमेंट, बहुत सारा डाटा इनके पास होता है जो अपने इनके कस्टमर होते हैं उनका। और इसके अलावा चिकित्सा पर्यटन भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आता है कि पंचम क्रियाकलाप, क्वाइनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो क्वाइनरी एक्टिविटीज में ये बिल्कुल टॉप स्तर का क्रियाकलाप होते हैं, सर्वोच्च स्तर होता है पंचम क्रियाकलाप जिसको बोला जाता है। इसमें उद्यमकर्ता, एंटरप्रेन्योर, ये शामिल होते हैं, यानी जो दूसरे लोगों को मोटिवेशन का काम करते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें सशक्त कर्मी, एम्पावर्ड वर्कर शामिल होते हैं। इसमें ज्ञान, विशेषज्ञता, हुनर, ये मुख्य भूमिका निभाता। और इसमें काम करने वाले लोगों को गोल्डन कॉलर जॉब्स कहा जाता है, स्वर्ण कॉलर जॉब, ठीक है, सुनहरे कॉलर। और इन लोगों को मूवर्स एंड शेकर्स भी कहा जाता है। मूवर्स, हिलाकर, मूवर्स एंड शेकर्स, के लोगों को मेंटली तौर पर उनके बुद्धि को ही चेंज कर देते, इतना मोटिवेट कर देते कि लोग जिंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पर हासिल कर लेते हैं। इनमें वे लोग भी शामिल होते हैं जिनकी वर्ल्ड कूटनीति में बड़ा ही इंपॉर्टेंस रोल होता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से तो यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप यदि समाचार ढंग से देखते हो तो इंटरनेशनल कूटनीति में भूमिका निभाने वाले अपने ही देश में बहुत सारे लोग हैं जो विशेष ख्याति प्राप्त हैं। इसी प्रकार से इन सेवाओं में नए थॉट्स, नए मेथड्स, नई टेक्नोलॉजी, इनका मूल्यांकन टाइम टू टाइम होता रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है। तो आंकड़ों का प्रबंधन करना, उनका संग्रहण करना, उन सूचनाओं को एकत्रित करके उस पर बहुत सारे कार्यों को डेवलप करना। इसमें भारत, चीन, फिलीपींस, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका के कुछ देश अपने कॉल सेंटर खोलते हैं। जैसे हरियाणा में गुरुग्राम, दिल्ली के पास गुरुग्राम, इसके अलावा तेलंगाना में हैदराबाद, कर्नाटका में बेंगलुरु, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉल सेंटर हैं जिनकी कंपनियां अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में काम करती हैं, जबकि उनके कॉल सेंटर इंडिया में है। तो वे लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर वो लोग डाटा प्रोसेसिंग पर कार्य करते हैं। यानी जैसे ही आपने कॉल की तो वो आपको कहेंगे कि क्या मैं आपकी कॉल को होल्ड पे रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, और वो कंप्यूटर पर देखकर ही आपकी सारी समस्याओं को हल कर देते हैं। इस क्षेत्र में बाह्य स्रोतन का भी सहारा लिया जाता है। खासकर इसमें कौन लोग होते हैं जो फ्लुएंटली भाषा को बोल सकते हैं, हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, या किसी और लैंग्वेज की भी बात हो सकती है। खासकर इसमें इंग्लिश वालों की थोड़ी प्रीफरेंस रहती है। सूचना प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज होते हैं, जो इंटरनेट की फैसिलिटी या कंप्यूटर चलाना, इन सब में सशक्त होते हैं। इसमें वे लोग भी शामिल होते हैं जिनको GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS टेक्नोलॉजी को अच्छे ढंग से जानते हैं, जो यहाँ बैठकर ही दूसरे देशों तक के भी कस्टमर्स को फैसिलिटीज या फैसिलिटेट करते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं या इस क्षेत्र में काम जहाँ पर किया जाता है, उन उद्योगों को हम सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पारक कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पारक। और ये ज़्यादातर महानगरों के पास स्थित होते हैं, जैसे श्रीनगर है, शिमला है, मोहाली है, गुरुग्राम है, पुणे है, मुंबई है, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। तो ये
भुवनेश्वर, ये भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के केंद्र हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सा पर्यटन क्या है? मेडिकल टूरिज्म। देखो, बहुत सारे देशों में इलाज सबसे महंगा काम होता है। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हालांकि हरियाणा में तो कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर सबसे पहला हमारा सुख है जीवन में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अर्ली मॉर्निंग उठें, टाइम पे रूटीन लाइफ आप व्यतीत करें, ठीक है। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो विश्व के बहुत सारे देशों में मेडिकल फैसिलिटीज बड़ी कॉस्टली होती हैं, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां पर कम खर्च में मेडिकल सुविधाएं मिल जाएं, हिस्टोरिकल स्थानों पर घूमने का मौका भी मिल जाए, वो शौक भी पूरा हो जाए और साथ ही साथ इलाज भी हो जाए, तो इसको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। और भारत इस सेक्टर में विश्व के सबसे हॉट स्पॉट यानी सबसे अग्रणीय देश के रूप में उभरा है। विश्व के सबसे ज्यादा, जो आपको लगता होगा कि भारत के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी वर्ल्ड क्लास नहीं है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यह भी एक रोचक तथ्य है, भारत में अमेरिका जैसे देश से हर साल लाखों लाखों लोग इलाज कराने इंडिया आते हैं, और कंट्री से तो आते ही आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाएं, टेक्नोलॉजी, भारत अभूतपूर्व उन्नति हुई है भारत में। इसके साथ साथ इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये चिकित्सा पर्यटन के अंदर उभरते हुए देश हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे यहाँ पर एमसीक्यू पूछेगा और उसमें यूएसए डालेगा। यूएसए चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में उभरा हुआ देश नहीं है। भारत, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये लीडिंग कंट्री हैं, तो ध्यान रखेंगे। भारत की यदि बात करें, भारत की, तो भारत में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एम्स जिसको बोलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फोर्टिज हॉस्पिटल का नाम ये, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई, पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, ये इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप काम करने वाले हमारे देश के हॉस्पिटल हैं, जिनमें खर्च विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि जर्मनी में यदि आपको हार्ट सर्जरी करानी पड़ जाए तो लगभग $1,00,000 का खर्च आता है। भारत में यही खर्च केवल 9 से 10 हजार डॉलर में हो जाता है, ये हार्ट का सक्सेसफुल ऑपरेशन। इसी प्रकार से यूएसए में कोई भी व्यक्ति, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति इलाज कराने की सोच भी नहीं सकता यदि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो। क्यों? क्योंकि वहां पर इलाज कराना बहुत महंगा है, हर व्यक्ति वहां पर इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आपके लिए एक रोचक तथ्य है, 2005 में मेरे पास जो डाटा है वो 2005 का है, तो यूएसए से 55,000 रोगी भारत में इलाज कराने के लिए आए थे। 55,000, 2005 की बात है। अब तो और भी ये लाखों की संख्या हो गई होगी। और इसमें क्या होता है, विकसित देशों से लोग भारत जैसे विविधता से भरे देश में यात्रा करना और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? भारत की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, हिस्टोरिकल हमारा जो इतिहास है, इसके अलावा नेचुरल जो विविधता है, वो यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। पर्यटन के इलाज के साथ साथ वो अपना टूर का शौक भी पूरा कर लेते हैं, यानी घूम के आइए और इलाज कराइए। तो ये है। नेक्स्ट है अंकीय विभाजन, ठीक है। तो आज के लिए हम इस चैप्टर से ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अंकीय विभाजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। डेटा डिवाइड, तो डेटा डिवाइड क्या होता है? अंकीय विभाजन, डिजिटल डिवाइड जिसको आप कहिए। आज वर्ल्ड में ज्यादातर काम डिजिटल सिग्नल 0 और 1, जिसको बाइनरी डिजिट कहते हैं, इसके आधार पर होता है। या रेडियो सिग्नल कहिए, या इंटरनेट के सिग्नल कहिए, या टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल्स कहिए, और ये सारा डेटा पर डिपेंड करता है। तो डेटा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसमें वर्ल्ड लेवल पर असमानता है, इसको ही अंकीय विभाजन कहते हैं। यदि वर्ल्ड लेवल पर देखें तो बहुत सारे देश आज भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे से पिछड़े हुए हैं। बहुत सारे देश अग्रणीय हैं, चाहे वो
जेट एयरवेज की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपकी भाई 5G टेक्नोलॉजी हो, तो बहुत सारे कंट्रीज में तो अभी 2G भी नहीं आया है, जबकि बहुत सारे कंट्रीज में 5G 6G 6th जनरेशन तक आ गई है। तो इसी प्रकार से यदि एक ही देश की बात करें, जैसे इंडिया की ही बात करें, तो देश के आंतरिक भागों में, दूर दराज के एरिया में आप चले जाओ, हरियाणा के ही आप नुहू डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, इंटीरियर में नेटवर्क नहीं मिलता। आप झारखंड के इंटीरियर में चले जाइए, वहाँ पर नहीं मिलता। आप पहाड़ी एरिया में चले जाइए, वहाँ पर नेटवर्क की कमी रहती है। तो इस प्रकार से डेटा के आधार पर, या आप देखिए एक ही दिन में आप अपने सराउंडिंग में देखिए, 24 घंटे में शाम के समय 8 से 9 बजे के आसपास आपका जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है या मोबाइल नेटवर्क है वो धीमा हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर लोड बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो डेटा आधारित डिविजन्स होते हैं, इनको ही हम डेटा डिवाइड बोलते हैं। अब जो इंटीरियर में प्रदेश हैं हमारे, वो शहरों की बराबरी नहीं कर पाते हैं। जैसे बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है, ये दोनों शहर तकनीकी के मामले में काफ़ी एक दूसरे से पिछड़े हुए हैं। अब बेंगलुरु भी कैपिटल है कर्नाटका की, और भुवनेश्वर भी कैपिटल है ओडिशा की, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के आधार पर देखेंगे तो बेंगलुरु की जो रिकग्नाइजेशन है वो इंटरनेशनल लेवल की है। ये साइंस सिटी, स्पेस सिटी, टेक्नोलॉजी का शहर ये कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जबकि भुवनेश्वर इस मामले में काफ़ी पीछे है। तो इस प्रकार से इस जो तुलनात्मक अध्ययन है डेटा के आधार पर, हम इसको कहते हैं अंकीय विभाजन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रयास करते रहिए, और आप प्रयास करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। तो छोटे छोटे प्रयास आप जरूर करें। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, तो प्यारे विद्यार्थियों आप वहां पर एक और प्रयास कर सकते हैं, वो है कोशिश। तो कोशिश करते रहिए, ये कोशिश ही आपको एक ना एक दिन सफलता के जो मुकाम है उन तक पहुंचाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को विराम देते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।